टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इस चैनल पर, वो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जो कि हमने 3 पार्ट्स में ख़त्म करी। उसके बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है एविडेंस लॉ की, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कोशिश करूँगी कवर करने की इजी लैंग्वेज में एंड केस लॉज के साथ एंड MCQs के साथ, जिससे कि ना क्या है, आपका जो मेंस के लिए या प्री के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाए। तो आज जो मैं एक्ट आपके लिए लेके आई हूँ वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, ऑल्दो ये एक मेजर लॉ का पार्ट नहीं है, तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि ये एक्ट नहीं पूछा जाता है, बट मेजरली जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं गुजरात का, राजस्थान का है ना, उसमें ये एक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं, उससे पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वो एक्ट क्यों बनाई गई, और उस आइडिया के लिए हमें जो एक्ट का इंट्रोडक्शन पेज होता है, आप सबके पास आपकी बेयर एक्ट्स होंगी, इंट्रोडक्शन होता है जो एक्ट से पहले, जहाँ से आपके प्रोविजंस स्टार्ट होते हैं, उसकी एक बेयर रीडिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑल दो प्री में से उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना मेन से आते हैं, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका पढ़ना अच्छा रहता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक्ट है 2005 का, जो कि इनैक्ट हुआ था। इनैक्टमेंट डेट आपकी देखिए हमेशा यहाँ पे लिखी रहेगी, 13 सितंबर 2005। 13 सितंबर 2005 को ये लॉ इनैक्ट हुआ था और ये इन्फोर्स हुआ था 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, कोई भी एक्ट आप पढ़ेंगे उसका इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये डेट्स आपको है ना याद होने चाहिए, बिकॉज ये प्री में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं आइडिया की तरफ कि इस एक्ट को बनाने का गवर्नमेंट का क्या आइडिया था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वियना अकॉर्ड 1994 का, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस को एक है ना ह्यूमन के अगेंस्ट एक सच में क्राइम माना गया था। क्राइम इन द सेंस कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है डोमेस्टिक वायलेंस। जहाँ पे आप रहते हैं वो जगह सबसे पीसफुल होनी चाहिए, है ना, और अगर वहीं पे इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ में, उसको पीस नहीं मिल रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ऐसी जगह पे अपनी लाइफ निकालना इट विल बी अ बिग चैलेंज। तो वियना अकॉर्ड में सबसे पहले ये रियलाइज़ किया गया कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है डोमेस्टिक वायलेंस, और यही सेम चीज़ बीजिंग डिक्लेरेशन में भी सोची गई। और हुआ क्या, बेसिकली जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा स्पेशल लॉ ला सकती है जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए हो, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम याद करते हैं आर्टिकल 15(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरी पावर है लॉज बनाने के लिए, किन के रिगार्डिंग, विमेन एंड चिल्ड्रन। तो अब ये क्या है, गवर्नमेंट के पास पावर आ गई कि स्पेसिफिकली विमेंस की डिमांड को डील करने के लिए या फिर चिल्ड्रन की डिमांड को डील करने के लिए एक स्पेसिफिक लॉ या कोई भी लेजिस्लेशन बनाया जा सकता है। तो हमारा ये जो एक्ट है वो इनैक्ट हुआ, पावर कहाँ से मिली गवर्नमेंट को, आर्टिकल 15(3) से। आफ्टर in the Vienna Accord and Beijing Declaration, it was like realized that human rights violation happens when a person lives in a condition where domestic violence is prevalent. तो ऐसी जगह पे जब भी आप रहेंगे, कोई भी रहेगा जहाँ पे कि आपको वायलेशन, डोमेस्टिक वायलेंस जब हम यूज़ करते हैं ना टर्म, तो उसमें सिर्फ एक फिजिकल अब्यूज़ नहीं आता, उसमें और भी बहुत सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अगर इकोनॉमिकल अब्यूज़ आएगा उसमें, इमोशनल अब्यूज़ आएगा उसमें, फिजिकल अब्यूज़ आएगा उसमें, है ना, सेक्सुअल अब्यूज़ आएगा उसमें, तो वो बहुत सारी कैटेगरीज को केटर करता है। और हम एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना जो देखते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो सिर्फ एक वाइफ ही उसका फ़ायदा उठा सकती है, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ओनली वाइफ इज़ इंटाइटल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एक्ट और दिस एक्ट इज़ मेड फॉर दी लाइक प्रेजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वाइफ। ऐसा कहीं नहीं है। ये एक्ट जो है आपका, आइए हम चलते हैं प्रोविजंस की तरफ, है ना, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 बेसिकली हर एक्ट में आप देखेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। 2019 के अमेंडमेंट के बाद, जहाँ पे 370 आर्टिकल को रिडंडेंट कर दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इट शैल कम इन टू फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिसाइड इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है,
अब सबसे पहले हम देखते हैं अग्रीव्ड पर्सन, इसी की मैं बात कर रही थी। इस एक्ट के अंडर अग्रीव्ड पर्सन कौन होगा? इट मीन्स एनी वुमेन। अब ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे? वाइफ टर्म तो यूज़ ही नहीं किया, ये मैरिड फीमेल तो यूज़ ही नहीं किया, यहाँ पे तो यूज़ कर रहा है वुमेन हु इज़ और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पॉन्डेंट। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है एक फीमेल, जो किसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में? जिसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर रही है, दैट इज़ द रिस्पॉन्डेंट। हु अलेजेस टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पॉन्डेंट, और जो अलेज कर रही है कि मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, और किसने की है? रिस्पॉन्डेंट ने की है। अब ये वुमेन कौन हो सकती है? ये वुमेन मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है, ये विमेन कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये विमेन वाइफ ही हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा आपको है ना एक्ट को पढ़ते समय ध्यान रखना है कि सिर्फ वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का फ़ायदा मिलेगा, ये कहीं पे भी एक्ट में मेंशन नहीं है, ना ही कोई रूलिंग ऐसी आई है कि वाइफ के अलावा कोई फीमेल इसका एडवांटेज नहीं ले सकती है। तो इसके अंदर हम ये सब कैटेगरीज को कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं चाइल्ड। हु इज़ अ चाइल्ड? अ चाइल्ड इज़ अ पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये सब आपके प्री के क्वेश्चन बनते हैं ना, एज, डेट, टाइम, ये सब आप है ना एकदम बाय हार्ट याद करके रखिए हर माइनर लॉ में। कॉम्पेंसेशन ऑर्डर, वो ऑर्डर जो कि सेक्शन 21 के अंडर पास किया गया है। कस्टडी ऑर्डर, वो ऑर्डर जो कि सेक्शन 21 के अंडर, सॉरी, कंपेंसेशन ऑर्डर आपका सेक्शन 22 के अंडर पास किया गया है। कस्टडी ऑर्डर आपका सेक्शन 21 के अंडर पास किया गया है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट है आपका याद करना कि ये कौन प्रिपेयर करेगा, है ना, और इसमें होगा क्या, इसके कंटेंट्स क्या होंगे, तो ये हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम एक्ट में आगे जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 2E डिफाइंस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ कंप्लेंट। किस चीज़ की? डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट, जो कि एक अग्रीव्ड पर्सन देता है। ठीक है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स हु लिव, जो कि अभी रह रहे हैं या फिर पास्ट में रह चुके हैं किसी भी टाइम पे, इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। कहाँ पे? शेयर्ड हाउस होल्ड में। when they are related by consanguinity, marriage or through a relationship in nature of marriage, adoption और family। तो देखिए कंसैनिटी का मतलब होता है इसमें ब्लड रिलेशन, जो भी है ना कॉमन एंसेस्टर है जिनके भी, वो सब कंसैंगिनिटी में आते हैं। अब मैरिज, मैरिज मीन्स शादी। ठीक है। अब ये एक्ट क्या है? स्पेसिफिकली डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्या डिफाइन कर रही है? रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। अब ये कौन से हो गए? लिव इन रिलेशनशिप्स आ जाएगा इसमें। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लिव इन रिलेशन में जो पार्टनर रह रहा है वो भी यूज़ कर सकता है, तो उसका आंसर होगा यहाँ से। यहाँ से आप इसका बेस लेंगे, चनमुनिया का केस आप कोट करेंगे कि उसमें कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ किया था, और अगर सपोज मेंटेनेंस पे क्वेश्चन आता है तो आप चनमुनिया का केस लेंगे, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं, बट वो एक लिव इन रिलेशनशिप पे इंपॉर्टेंट केस है। तो अगर कोर्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्या रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स रह रहे हैं उन पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्या वो यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, जिसका बेस बनेगा ये सेक्शन। अडॉप्शन, कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी इसका एडवांटेज ले सकता है। फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर, फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर जॉइंट फैमिली, इसमें भी साफ साफ पता लग रहा है कि कहीं पे भी सिर्फ वाइफ की बात नहीं हो रही है, फैमिली की बात हो रही है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस, सेम मीनिंग असाइन टू इट सेक्शन 3। हम सेक्शन 3 में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। डाउरी है शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट सेक्शन। ये आप अपने है ना रीडिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर नॉलेज के लिए आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे, सेक्शन 2 ऑफ डाउरी। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब ये क्या है? ये सब कीवर्ड्स हैं। जब भी आप प्री की तैयारी करें ना यार, तो कोई भी आपको प्रोविजन आ जाए, आपको कीवर्ड पिक करना आना चाहिए कि इसमें से क्या आ सकता है, ये आ सकता है ना, चांसेस हैं। अब आएगा क्या, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट आपको इन्फॉर्मेशन को क्या है ना सीव करना आना चाहिए, छानना आना चाहिए। तो इसमें बेसिक सा क्या बन सकता है क्वेश्चन, हु इज़ ए मजिस्ट्रेट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब JMFC लिख देंगे, JMSC लिख देंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख देंगे। अब आपको अगर पढ़ा रहेगा प्रोविजन तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। मेडिकल फैसिलिटी कौन सी? जो कि स्टेट नोटिफाई करेगी। मॉनेटरी रिलीफ कौन सा? जो सेक्शन 20 में कोर्ट देगी। नोटिफिकेशन मीन्स पब्लिश्ड अंडर ऑफिशियल गजट। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। अब जिस भी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड आप देख लेना जाके, CRPC में अगर ये डिफाइंड है तो क्या है? प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। बस रूल्स कौन से? अंडर दिस एक्ट। और हर एक्ट में आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। तो ये आप कॉमन सी चीज़ें याद कर लीजिए। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन सा? वो ऑफिसर जो कि सेक्शन 8 में अपॉइंट किया गया है। प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन सा? जो सेक्शन 18 में कोर्ट पास करती है।
रेजिडेंस ऑर्डर कौन सा होता है? जो सेक्शन 19 में कोर्ट पास करती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, रिस्पोंडेंट। इट मीन्स एनी एडल्ट मेल पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या रहा है, किसके साथ? अग्रीव्ड पर्सन के साथ। ठीक है, तो एक्ट हमें क्या बताती है? एक्ट हमें बताती है कि रिस्पोंडेंट वो है कौन? एडल्ट मेल मेंबर। लेकिन एक केस आया, हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा। ये है 2016 का केस। इस केस में ये बोला गया कि अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रिस्पोंडेंट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब रिस्पोंडेंट फीमेल भी हो सकती है। जैसे कि कोई वाइफ केस कर रही है तो ना केवल वो अपने हस्बैंड के खिलाफ केस कर सकती है, वो अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ भी केस कर सकती है, सिस्टर इन लॉ के खिलाफ भी केस कर सकती है। ठीक है, या फिर मदर है अगर अग्रीव्ड है वो अपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किससे? अपनी बेटी से या अपनी डॉटर इन लॉ से, तो वो भी केस कर सकती है। Provided that an aggrieved wife or female living in the relationship in the nature of marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner। ठीक है, कि रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ कर सकती है कंप्लेंट। आर क्या कहता है हमारा? 2R सेक्शन, सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एनी पर्सन सेक्शन 10 में जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, एंटिटी। शेयर्ड हाउसहोल्ड मीन्स हाउसहोल्ड वेयर द पर्सन अग्रीव्ड लिव्स। कौन सा हाउसहोल्ड? जहाँ पे कि अग्रीव्ड पर्सन लिव्स, अभी रहता है, या फिर एट एनी स्टेज हैज़ लिव्ड। अब आप देखो, जो भी आपने 2-3 प्रोविजंस पढ़े हैं जहाँ पे कि हाउस होल्ड शेयर करने की बात आ रही है, वहाँ पे किस चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है? प्रेजेंट रेजिडेंस है अगर वहाँ पे तब भी, पास्ट में रह चुके हैं तब भी, है ना। तो आपको ये हर सेक्शन में रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक्स आप याद कर लो कि है ना, जहाँ पे भी साथ में रहने की बात आएगी उसमें प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों इंक्लूडेड होगा। किसके साथ रहते हैं? या तो अकेले, ठीक है, या फिर रिस्पोंडेंट के साथ, या फिर सच ए हाउस होल्ड जो कि क्या है? ओन्ड और टेनेंटेड ईदर जॉइंटली बाय द एग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट। या कि अगर आपका खुद का घर नहीं है तो कौन सा घर? टेनेंटेड प्रीमाइसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये सब प्रोविजंस आ रहे हैं ना साथ में रहने के, वो सब कौन से प्रोविजंस हैं? वो सब प्रोविजंस हैं पास्ट को साथ में रहना, प्रेजेंट साथ में रहना। अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअल में होती क्या है। सेक्शन 3 बताता है डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट ओमिशन और कमीशन। अच्छा, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं जो है ना ट्राई करूँगी कि इस एक्ट को मैं प्री के पर्पज से बनाऊँ। जब मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू में लूँगी तब मैं कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके पूरा आपको डिस्कशन डिटेल दूँगी। अभी इस एक्ट को बनाने का पर्पज़ है एक बेसिक ओवरव्यू, और प्री के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस पिक हो सकते हैं उनको पढ़ाने का मेरा मेजर मोटिव है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे। Definition of domestic violence. For the purpose of this act, any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence। अगर क्या होगा? अगर रिस्पोंडेंट क्या करेगा? हार्म्स और इंजर्स और एंडेंजर्स दी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबिंग। हार्म या इंजर करता है या फिर एंडेंजर करता है क्या? हेल्थ को, सेफ्टी को, लाइफ, लिम्ब और वेलबिंग, वेदर मेंटल और फिजिकल। मेंटल और फिजिकल दोनों आ गया इसमें, है ना। किसका? अग्रीव्ड पर्सन का, जो कि इंक्लूड क्या करता है? फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़, उसके अलावा इकोनॉमिक अब्यूज़ भी। 5 तरीके के अब्यूज़ ये एक्ट डील कर रही है: फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक। बी, harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any other person to meet any unlawful demand of dowry। अगर हैरेस करता है, हार्म करता है, एंडेंजर करता है अग्रीव्ड पर्सन को, किस इंटेंशन से? डाउरी की इंटेंशन से, वो भी आएगा किसमें? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। हैज़ द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द अग्रीव्ड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन्ड अंडर सेक्शन ए और बी। या फिर थ्रेटन करता है ना केवल अग्रीव्ड पर्सन के रिगार्डिंग, बट कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिलेटेड है अग्रीव्ड पर्सन से। ठीक है, किस रिलेशन में? रिलेशन टू क्लॉज ए एंड बी, तो वो भी आएगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर।
अब हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। अब डेफिनेशंस हमारी देखिए, फिजिकल अब्यूज़ की क्या है डेफिनेशन? फिजिकल अब्यूज़ मीन्स एनी एक्ट कंडक्ट विच इज़ ऑफ सच ए नेचर जो हैज़ टू कॉज बॉडीली पेन, हार्म और डेंजर टू द लाइफ, लिम्ब, हेल्थ और इम्पेयर द हेल्थ। फिजिकल बेसिकली बॉडीली इंजरी है ना, पेन करना, एंडेंजर करना लाइफ को, किसी के चोट देना, किसी को असॉल्ट करना है ना, डराना, धमकाना, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना, ये सब आपका फिजिकल अब्यूज़ में आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्सुअल अब्यूज़। एनी कंडक्ट, सेक्सुअल नेचर का कोई भी कंडक्ट जिससे क्या होता है, अब्यूज़ करता है वो फीमेल को, ह्यूमिलिएट करता है उसको, उसकी जो उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डिग्रेड करता है, उसकी वैल्यू को डिग्रेड करता है सेक्सुअली, तो वो क्या करता है, वायलेट करता है डिग्निटी ऑफ द वुमेन, एंड इट विल बी कवर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज इंक्लूड्स इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग, इंसल्ट्स, स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग चिल्ड्रन, है ना, फीमेल को गलत तरीके से बोलना, गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करना, उनको ताने मारना कि यू डू नॉट हैव अ मेल चाइल्ड और यू डू नॉट हैव अ चाइल्ड, यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड, ये सब बातें फीमेल को बोलना किस में आता है, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ में। और इसके अलावा क्या आता है, रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन। अगर एक्चुअल पेन दिया तो वो आएगा फिजिकल अब्यूज़ में, लेकिन अगर उसको थ्रेट कर रहा है बार बार, इट विल बी मेंटल हैरेसमेंट, नो, तो इट विल कम अंडर इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज़। मौखिक रूप से आप किसी की मेंटल स्टेटस को इफेक्ट कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ में ये सब चीज़ें काउंट होंगी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक अब्यूज़, डेप्रिवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्स टू विच द अग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड। अग्रीव्ड पर्सन जिस भी चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है उसको वो इकोनॉमिक फ्रीडम ना देना, इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन ना देना, उसको इंडिपेंडेंस ना देना इकोनॉमिक, जिसके वो एंटाइटल्ड है, इकोनॉमिक अब्यूज़ में काउंट करेगा। या फिर क्या करना, डिस्पोज कर देना हाउस होल्ड, और या फिर एलियनेट कर देना असेट, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, वैल्यूएबल, शेयर, कुछ भी, है ना, इन विच जिसमें कि अग्रीड पर्सन का इंटरेस्ट है, उसके बिना पूछे, है ना, उसको बिना बताए उसका स्त्रीधन जैसे बेच दिया, ये सब इकोनॉमिक अब्यूज़ में आएंगे। प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ विच अग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू। अब उसको प्रोहिबिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना रिसोर्सेज को यूज़ करने से, किस में आएगा, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जब वो रह रही है किसी के साथ, उसको चीज़ें यूज़ ना करने देना, परेशान करना, है ना, ताने मारना कि तुम ये सब सामान खा जाती हो, कई करते हैं ना लोग परेशान, तो वो इकोनॉमिक अब्यूज़ में भी आएगा और इमोशनल अब्यूज़ में भी आएगा। तो ये सब बातें जो है हमारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कवर करती है। अब सेक्शन 4 हमारा कहता है इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, एनी पर्सन हु हैज़ रीज़न टू बिलीव। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया हो, अगर किसी के पास रीज़न टू बिलीव भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हैज़ बीन, हो चुकी है या फिर होगी या फिर फ्यूचर में भी होगी, हो चुकी है, हो रही है या फिर फ्यूचर में हो सकती है, इन तीनों केसेस में कोई भी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, इसमें किसी को लोकस स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली नहीं मिला है कि सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन ही कर सकता है, किसी के पास भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड, तो वो कंसर्न्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि अभी हम सेक्शन 8 में पढ़ेंगे, उसको कंप्लेन कर सकता है, और उस कंप्लेंट के लिए उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, शैल बी, नो क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी शैल बी इंकर्ड। सेक्शन 5 है ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। अब ये क्या है ना, सब सेक्शंस आपको याद करने हैं, तो 5 में आपको करना है पुलिस ऑफिसर, 6 में आएगा ड्यूटी ऑफ द शेल्टर होम। शेल्टर होम क्या होगा, इफ़ द अग्रीव्ड पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ शेल्टर होम, मतलब अगर वो फीमेल नहीं रह पा रही है जहाँ पे उसका डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इतना ज़्यादा है कि वो वहाँ पे नहीं रह पा रही है, तो उसको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाएगा, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। अब उनकी क्या ड्यूटी होंगी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, वो सेक्शन 7 बताता है। सेक्शन 8 हमारा क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर में, कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट। कैसे करेगा, नोटिफिकेशन से, ठीक है, कितने करेगा, सच नंबर जो कि ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट में। सिंपल चीज़ें हैं ये, और इनको याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ये माइन्यूट डिटेल्स को ओवरलुक कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है ना, हमारा रिटेंशन वो हो जाता है, भूल जाते हैं हम जल्दी। कहीं पे भी आप देखेंगे जनरली क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हमने पढ़ा, वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट ही कर रहा था, सेक्शन 13 में, ठीक है।
तो ये जनरली हमें ना एक बल्क बना के चलना पड़ेगा एक्ट्स के साथ अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज़ का, और ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी याद होंगी चीज़ें और भूलने के चांसेस, गलत करने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, शैल एज फार एज पॉसिबल, कौन होगा, फीमेल होगी। क्यों, क्योंकि फीमेल्स के साथ डील करना है, तो है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अरेस्ट भी होता है फीमेल का तो फीमेल पुलिस ऑफिसर जाता है, ऐसे ही फीमेल्स के साथ डील करना है, उनकी प्रॉब्लम जल्दी कौन अंडरस्टैंड कर पाएगा, या फीमेल को अपनी प्रॉब्लम किसी को बतानी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो किससे ज़्यादा ओपनली और है ना कनेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम बता पाएगी, एक फीमेल को। इसीलिए किसको रखा गया प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक फीमेल को। The terms and condition of service of protection of other officer subordinate shall be as prescribed। कौन प्रिस्क्राइब करेगा, वो गवर्नमेंट ही करेंगे, जो अपॉइंट करेंगे वो उनकी प्रिस्क्राइब भी करेंगे। अब इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की, मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना। अब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, टू मेक डोमेस्टिक मजिस्ट्रेट को बताएंगे ये, है ना, टू मेक एन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं अग्रीव पर्सन के बिहाफ पे, इंश्योर करना कि अग्रीव पर्सन को है ना लीगल एड मिली कि नहीं मिली, या फिर जो भी है ना और चीज़ें हैं उसमें असिस्टेंस में कि उनको प्रॉपरली बिना कॉस्ट के जो है प्रिस्क्राइब सब चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों का कि लीगल प्रोसीडिंग कहाँ पे है, कैसे चल रही है, ये सब चीज़ें उनको समझाना कि लीगल टर्म्स में क्या हो रहा है आपके केस में। टू मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स। अब सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट कौन मेंटेन करेंगे, ये मेंटेन करेंगे हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर। शेल्टर होम अवेलेबल कराना, मेडिकल कराना, ये सब है ना जनरल ड्यूटीज़ जो भी हमने पढ़ी अभी तक, वो सब जनरल ड्यूटीज़ किसकी हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर की हैं। अब 10 में आ गया सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर हम किसको बोलेंगे, सब्जेक्ट टू द रूल्स, कौन होगा, एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके अंडर जो भी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है वो गवर्नमेंट है ना सिलेक्ट कर सकती है, और कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगी, जो कि रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर्स की क्या पावर्स रहेंगी, रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इफ द अग्रीव्ड पर्सन सो डिजायर्स। डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट को रिकॉर्ड करना किसकी जिम्मेदारी रहेगी, सर्विस प्रोवाइडर की। और किस में करना है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में करना है, जो कि फॉर्म हमारे लास्ट में एक्ट के दिया रहेगा। ये सब चीज़ें देखने से क्या होता है ना, आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि बेसिकली हमारा जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हमारा इन कॉन्सोनेंस विद दी टर्म्स ऑफ दी सोसाइटी है, कि सोसाइटी में जब कोई ऐसा अपराध होता है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली जाती है। अब ये एक्चुअली PDF फॉर्म है तो इसमें अटैच नहीं है फॉर्म, बट अगर आप फिजिकल आपके पास बेयर एक्ट की कॉपी है तो आप लास्ट में चेक करिएगा, लास्ट में 3-4 फॉर्म्स हैं और सब एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो, ठीक है। अब सेक्शन 11 क्या कहता है, ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल द मेजर्स टू इंश्योर क्या कि प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट को वाइड पब्लिसिटी मिले, लोग जाने कि ऐसी एक एक्ट है, लोग अपने अधिकारों को पहचाने। द सेंट्रल एंड द स्टेट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स मेंबर जुडिशियल सर्विस आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन। उनको नॉट इवन द जनरल पब्लिक बल्कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, मजिस्ट्रेट्स को, जुडिशियल सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं उनको पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन मिले कि वो सेंसिटिव हों महिलाओं के अपराधों के प्रति, महिलाओं से कैसे डील करना है उनके प्रति, उनको भी इस चीज़ पे ट्रेनिंग दी जाए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज, ताकि जो भी इसके अंडर अथॉरिटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनी रहे, प्रोटोकॉल्स है ना फॉलो हों, फीमेल्स के जो राइट्स हैं वो राइट्स उनके पूरे उनको मिले। तो इनके रिगार्डिंग जो ड्यूटीज़ हैं वो सेक्शन 11 बताता है। अब जो हमारा मेन एक्ट का ढांचा शुरू होता है कि रिलीफ कैसे मिलेगा, वो शुरू होता है हमारा सेक्शन 12 से। कैसे रिलीफ मिलेगा और कौन सा रिलीफ मिलेगा ये हम सेक्शन 12 से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।